ट्यूसडे को कीमत 20% बढ़ती है। फिर बोला है वेडनेसडे को बुधवार को फिर से सोने की कीमत 8% बढ़ती है। फिर थर्सडे को दोबारा से 5% बढ़ती है। थर्सडे को दोबारा से सोने की कीमत 5% बढ़ती है। बोला है यदि थर्सडे को फाइनल प्राइस 5511.24 रुपए था, कितने का? थर्सडे को सोने के 1 ग्राम की कीमत 5511.24 था, तो पूछा सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या था। सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। बोला है 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का जो है, 1 ग्राम गोल्ड का जो कॉइन है, उसका प्राइस मंडे को 10% बढ़ता है। मंडे को 10% कम होता है। मंडे को ट्यूसडे को 20% बढ़ता है। ट्यूसडे को प्राइस 20% बढ़ता है। वेडनेसडे को फिर से प्राइस 8% बढ़ता है और थर्सडे को प्राइस फिर से 5% बढ़ता है। और ऐसा करने के बाद थर्सडे को प्राइस 5511.24 हो गया। फाइनल वैल्यू आपको दी है और आपसे पूछा मंडे को इनिशियल प्राइस क्या था। अगर आप इस सवाल को बेसिक से रेशियो से करने लगे, रेशियो से, तो भैया कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, इनकी फ्रैक्शन हो जाएगा, रेशियो से हो जाएगा। हमने कल भी 10 सवाल कर लिए हैं, लेकिन इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कितने दूर दूर हैं बेटा। 500 रुपए का फर्क है ऑप्शन में। जब ऑप्शन में 500 रुपए का फर्क है, इसका मतलब इस सवाल को एक्जैक्ट सॉल्व करना बेवकूफी है। इस सवाल को हम लगभग सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिनों में गोल्ड का जो प्राइस है वो कितना परसेंट बढ़ा, मुझे ये बताओ। तो ये बताओ -10 और 20 का सक्सेस क्या होता है? -10 और 20 का सक्सेस क्या होता है? जल्दी से 8 -10 और 20 का सक्सेस क्या होता है? -10 + 20 -10 गुणा 20/100, दो का सक्सेस निकालूंगा। 10 - 2 8%, -10 और 20 का सक्सेस कितना है? 8%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 8%। अब आप मुझे बताओ कि 8 और 8 का सक्सेस क्या आएगा? 8 और 8 का सक्सेस क्या आएगा? 8 और 8 का बेटा 8 और 8 का सक्सेस आएगा भाई 16.64, 16.64, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 8 + 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, ये आ जाएगा 16.64%। 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 16.64%। अब आप मुझे बताओ 16.64 और 5% का सक्सेस कितना आएगा? निकाल लीजिए, लगभग बताओ, लगभग बेटे 16.64 + 5 और प्लस xy/100। जब मैं दोनों गुणा करूंगा तो कितना आएगा? जब मैं दोनों गुणा करूंगा तो 16 × 5 80 और 3 लगभग 83 आएगा। दोनों गुणा करूंगा तो लगभग 83 आएगा। 83/100 यानी कि लगभग 0.8 आएगा। 0.8 अप्रॉक्स 0.8 आएगा मेरे प्यारे। तो बताओ ये जोड़ने पर कितना बनेगा? 2 है 5 21 और मैं इनको जोड़ता हूं, लगभग अप्रॉक्स 22% आएगा। अप्रॉक्स 22%, लगभग 22% आएगा। 22% 30% के नजदीक आएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, दिमाग में निकाला जा सकता है। इन दोनों का सक्सेस 16.64 को 16 मान लो या 17 मान लो। 16 + 5 + 16 गुणा 5/100 तो 21.8 यानी कि लगभग 22% आएगा। इन दोनों का सक्सेस लगभग 22% आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4 दिनों में सोने की कीमत लगभग 22% बढ़ गई। 4 दिनों में सोने की कीमत लगभग 22% बढ़ गई और 22% बढ़ने के बाद 5511.24 होगी। 5511.24 पूछा ये गया कि शुरुआत में कितनी थी, मंडे को प्राइस क्या था। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 22% बढ़ाने पर 5511 आ जाए। देखो जैसे मैंने 5000 ले लिया, 5000 को अगर 20% भी बढ़ाया जाए तो भी 6000 क्रॉस कर जाएगा। आंसर नहीं है। मैंने 4000 ले लिया, अगर 4000 को 20% भी बढ़ाया जाए 800 रुपए तो भी 5000 क्रॉस नहीं करेगा। अगर मैं 4000 का 22% भी निकालूं ना, 4000 का 22% 880, वो भी अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो भी 5000 रुपए क्रॉस नहीं करेगा। अब अगर मैं इन दोनों में आसान ऑप्शन लेता हूं 4500, 4500 का 22% कितना होगा? 22% देखो बेटे 4500 का 20% होता है 900। 45 दुनी 90, 4500 का 20% 900 होता है। तो 4500 का 22% 900 से ज्यादा होगा 1000 रुपए और 4500 को 1000 रुपए बढ़ाऊंगा तो 5500 पहुंचेगा। यानी कि यही आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए ही ऐसा आंसर है जिसको 22% बढ़ाने पर लगभग 5500 आएगा। दैट्स इट। 4500 को 22% बढ़ाने पर लगभग 5500 आएगा। यही सवाल का आंसर बनना चाहिए। तो बेटे ये है सवाल को करने का तरीका। पेपर में मैंने कोई भाग नहीं किया, मैंने सब हवा में किया। अभी तो मुझे बहुत लिख के धीरे धीरे बताना पड़ रहा है। इतना खूंखार बनोगे, अभी नहीं बने खूंखार। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो खूंखार बन जाओगे। इस चीज को फिर आप बिना लिखे दिमाग में करना शुरू कर दोगे, उस दिन मेहनत जाके सफल होगी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों मैंने आपको 2 सवाल दिखाए जिनमें आपको अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब मैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन लाऊंगा भैया, ऐसा फिर हमारा अगला कंसेप्ट आएगा, आखिरी कंसेप्ट। अब मैं आपके सामने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन लाऊंगा। सवाल नंबर है बेटे 131 ये बनाया। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा सेम ही बेटे। बोला एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल 16 सही 2.3% बढ़ती है, दूसरे साल 37.5% कम होती है, तीसरे साल में 57 सही 1.7% बढ़ती है। यदि प्रेजेंट पॉपुलेशन ज्ञात करें, यदि 3 साल के बाद पॉपुलेशन 2,75,000 हो जाएगी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ज्ञात करें। आपको 3 साल बाद की पॉपुलेशन दी हुई है और आपसे अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है, फाइनल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। ये सवाल बैंकिंग के पेपर का आया हुआ है, बहुत पुराना 10 साल पुराना क्वेश्चन है। अब इस सवाल का डाटा ऐसा है, ये डाटा देखो सवाल का, कि यहाँ पे फॉर्मूला तो लगेगा नहीं और यहाँ अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल रेशियो से बड़े प्यार से बड़ी जल्दी सॉल्व होगा। क्यों? कि इन परसेंटेज ऐसी दी हुई है, डाटा ऐसा कि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बनेगी। तो इसकी शकल देख के मुझे पता लग गया कि यहाँ मैं रेशियो मेथड लगाऊंगा। क्योंकि पहले साल जनसंख्या 16 सही 2.3% बढ़ी, 16 सही 2.3% 1/6। दूसरे साल जनसंख्या 37.5% कम होगी, 37.5% मतलब 3/8, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। तीसरे साल जनसंख्या 57:1/7% बढ़ी। कितना होता है बेटा 1/7 होता है, 14 सही 2/7%, ये 4 गुना है, 14 चौका 56 4 गुना। तीसरे साल जनसंख्या 4/7 बढ़ी। क्या आपको बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है भाई मेरे? अभी इनकी फ्रैक्शन कितनी आसानी से बढ़ गई, सीधी सीधी वहां पहले साल पॉपुलेशन 6 से 7, दूसरे साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 3/8 कम हो गई, यानी कि मेरे दोस्तों 8 से 5 हो गई। तीसरे साल पॉपुलेशन 4/7 बढ़ गई, 4/7 मतलब मेरे दोस्तों पॉपुलेशन 7 से 11 होगी, 7 से 11 होगी। तीसरे साल पॉपुलेशन 4/7 बढ़ गई तो 7 से 11 होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, जाएगा 6 48 और 11 55। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। यानी कि अगर अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन 55 है, अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन 55 है तो 3 साल पहले कितना रही होगी 48। 3 साल बाद अगर पॉपुलेशन 55 है, 3 साल बाद अगर 55 है मेरे दोस्तों, तो अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी रही होगी 48, 48 है अभी। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 55। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। यानी कि अगर आज पॉपुलेशन 48 है तो 3 साल में बढ़कर 55 हो जाएगी। 55 की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है 2,75,000 रुपए की रखी है। कितने गुना
55 पंजे 275 5000 गुना है, तो 48 की वैल्यू भी 5000 गुना होगी, 48 की वैल्यू भी 5000 गुना होगी मेरे दोस्तों, तो 48 पंजे कितना आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 शहर की इनिशियल पॉपुलेशन आ गई। ये सवाल का आंसर है, ये ऑप्शन मुझे लगता है कर लोगे। तो देखो बेटे, आपके सामने दो सेम सवाल रखे मैंने, सवाल नंबर मैंने आपके सामने दो सेम सवाल रखे, 130 और 131 सेम सवाल हैं, सेम कांसेप्ट है, लेकिन दोनों सवाल के डाटा को देखकर हमारे करने का तरीका एकदम अलग है। समझ में आई बात बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ ना बताइए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस डिबेट में मत पढ़ो कि रेशियो बेस्ट है कि फॉर्मूला बेस्ट है कि 100 मान के बेस्ट है। हर तरीका अपने आप पे बेस्ट होता है, वो निर्भर करेगा कि कहां पे अप्लाई करते हैं। अरे तलवार भी हथियार अच्छा है, बंदूक भी अच्छा है, तोप भी अच्छी है, पर जहां तोप काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी, जब बंदूक काम आएगी मेरे दोस्तों वहां तलवार काम नहीं आएगी। हर हथियार अच्छा है, दोनों सेम ही सवाल थे, लेकिन यहां आप रेशियो लगाओगे तो पागल हो जाओगे कैलकुलेशन में, यहां आप फॉर्मूला लगाओगे तो पागल हो जाओगे कैलकुलेशन में। और इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करवाने का मतलब यही था कि आप इस चीज सीख जाओ। बताओ मजा आया? कोई बात नहीं शिवानी, आज थोड़ा सीखना, 3 महीने में सीखोगे बेटा, 3-4 महीने तक। ये आप समझ लो कि ये पीछा ना ले आपका भी, ठीक है? इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है और मैंने इस टाइप को आपके 40 सवाल करवा दिए इस टाइप पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर, आप मुझे बताओ क्या अब आप एग्जाम में इस टाइप के सवालों को कर लोगे? मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं दूसरे टीचर्स की तरह अगर आपको 3 सवाल करवा के खत्म करवा देता ना, मैं करवाता 3 सवाल। एक सवाल कराता जिसमें इनिशियल दी है, फाइनल पूछी है, दूसरा सवाल करवाता फाइनल दी है, इनिशियल पूछी है, और एक सवाल करवाता इनिशियल दी है, फाइनल दी है, चेंज पूछा चेंज, और मैं खत्म कर देता था। तो भी आप खुश रहते ना, मुझसे कोई सवाल करता हाँ सर, और आप खुश होते बल्कि जाते। लेकिन मैं आपको ये पूरा गारंटी देता हूं उसके बावजूद भी आप इतने निर्लज्ज हो कि आप घर पे जाकर खुद से 40 सवाल कभी जिंदगी में नहीं करते, खुद से कभी नहीं करते आप जिंदगी में 40 सवाल, और ना कभी आपकी कैलकुलेशन मजबूत होती, ना कभी आपका कांसेप्ट क्लियर होता। हाँ ज्यादा खुश रहते लेकिन आपके यहाँ जल्दी हो गया, लेकिन वो धारा आपकी नहीं बनती जो धारा आपकी अब बनी। मैंने आपको पहना कर दिया किस किसके। अब आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, ठीक है भाई? अगला कंसेप्ट है उल्टा, नेक्स्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में आपको एक ही प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये परसेंटेज से ज्यादा बाकी चैप्टर्स में आता है। चलिए एग्जांपल से समझिए मेरे दोस्तों, सभी लोग एग्जांपल से समझिएगा। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों। पहले मैं सवाल बना लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? पहले मैं सवाल बना लेता हूं। चलो एक सेकंड भाई साहब। ध्यान सुनिएगा, सवाल है किसी संख्या को पहले हमने 37.5% बढ़ाया, किसी संख्या को पहले हमने 37.5% बढ़ाया। हाँ सुनिएगा मेरे दोस्तों, किसी संख्या को हमने पहले 37.5% बढ़ाया, ठीक है भैया? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। एक सेकंड, किसी संख्या को हमने पहले 37.5% बढ़ाया, फिर मेरे दोस्तों हमने उस संख्या को a% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? a% बढ़ाया। फिर हमने उस संख्या को 10% घटाया, हमने उस संख्या को 10% घटाया। उस संख्या में जो नेट चेंज हुआ वो 32% इंक्रीज हो गया, 32%, वो संख्या 32% बढ़ गई। तो मेरा सवाल यह है कि बताओ a का मान क्या होगा? यानी कि बच्चों इस सवाल में आपको नेट चेंज दिया हुआ है, बीच की परसेंटेज पूछी गई है, बीच की परसेंटेज एक मिसिंग है, वो आपसे पूछी गई है। चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन करेगा?
जब भी ऐसा कोई सवाल आए कि आपको फाइनल परसेंटेज दी हुई है, नेट चेंज दिया हुआ है, संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है, बीच की कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है, तो ऐसा सवाल आप कैसे करोगे? मैं सवाल पढ़ के बताता हूं सवाल कैसे आएगा। सवाल इस तरीके से आएगा, किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया गया, फिर 1% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, उस संख्या में कुल 32% की वृद्धि हुई, वो संख्या कुल 32% बढ़ी, नेट चेंज 32% है, तो पूछा ए का मान क्या होगा? तो बेटे मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप सभी लोग, ऐसे सवालों में आप रेशियो मेथड लगाकर बहुत जल्दी कर सकते हो। हमने संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, यानी कि संख्या 8 से बढ़ के 11 होगी। 37% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 यानी कि संख्या 8 से बढ़ के 11 होगी, मल्टीप्लाई। फिर हमने संख्या को a% बढ़ाया, भाई a% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही नहीं है, a% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो मैंने ये मान लिया कि माना संख्या को a% बढ़ाने पर, माना संख्या को a% बढ़ाने पर फ्रैक्शन x से y हो जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर x से y हो जाता है। फिर एग्जांपल के लिए जैसे हम किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 6/5 आएगा। इसलिए मैंने मान लिया कि जो परसेंटेज मिसिंग हो उसको आप x/y मान लीजिए कि माना जब हम संख्या को a% बढ़ाते हैं तो संख्या x से y हो जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर x से y हो जाता है, ये मैंने मान लिया। 37% बढ़ाने की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8, 37% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 3/8 मतलब संख्या 8 से 3 बढ़ के 11 हो जाएगी। मुझे इसकी फ्रैक्शन पता ही नहीं है, तो मैंने मान लिया कि माना संख्या x से बढ़ के y हो जाती है। फिर हमने 10% कम किया, फिर हमने उस संख्या को 10% कम किया, 10% का मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10 यानी कि संख्या 10 से घट के मेरे प्यारे भाई 9 हो जाती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, संख्या 10 से घट के 9 हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर एकदम करेक्ट। बोला है उस संख्या में जो नेट चेंज है वो 32% है, संख्या कुल 32% बढ़ी है, कुल 32% बढ़ी है, इसका मतलब 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4% 1/25, 32% 8/25। इसका मतलब ये हो गया कि अगर संख्या पहले 25 थी, अगर संख्या बच्चों पहले 25 थी तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो गई। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया कि अगर इनिशियल वैल्यू 25 थी तो फाइनल वैल्यू 33 हो जाएगी। संख्या में नेट चेंज कितना है? इन तीनों का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होना चाहिए? इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के रेशियो के बराबर होना चाहिए। संख्या में नेट चेंज कितना है? 32%, 4% 1/25, 32% 8/25, यानी कि संख्या पहले 25 थी तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो जानी चाहिए। इन तीनों की गुणा ही इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। तो क्या बच्चों मैं यहां से सॉल्व नहीं कर सकता? क्या मैं यहां से सॉल्व नहीं कर सकता? आप बोलोगे सर कर सकते हैं। 11 से 7 33 3 बार चला जाएगा, 3 से 9 3 बार चला जाएगा, 5 से 10 2 बार चला जाएगा, 5 से 25 5 बार चला जाएगा। तो यहां से y/x कितना आएगा मेरे प्यारे? जल्दी से जवाब दो। देखो 8 दूनी 16, 16 ऊपर जाएगा, 8 दूनी 16, 16 ऊपर जाएगा, बटे ये 3 नीचे आएगा, 3 जब नीचे आएगा, 3 जब नीचे आएगा तो 3 की 5 में गुणा हो जाएगी 15, तो ये आ गया 16/15। क्या गया मेरे प्यारे दोस्तों? 16/15, 16/15। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब आप संख्या को a% बढ़ाते हो तो संख्या 15 से 16 हो जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15 से 16 है। जब आप संख्या को a% बढ़ाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 16/15, यानी कि a% बढ़ाने पर संख्या 15 से 16 हो जाती है। अगर संख्या 15 से 16 हो जाती है तो संख्या बढ़ी कितनी है? 1/15, और 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3%। 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3%, यानी कि a का जो मान है मेरे प्यारे भाई, जो a का मान है वो 6 सही 2/3 है, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा 6/2/3। ये a का मान है। सभी को समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? अगर कोई ऐसा सवाल आए कि आपको अभी तक हमने क्या किया, नेट चेंज निकालना था या नेट चेंज दिया हुआ है, बीच की कोई परसेंटेज मिसिंग है, तो आप इस तरीके से रेशियो से आसानी से कर सकते हो। सभी को समझ में आ गई बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस पर आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे इस पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक ही सवाल कराऊंगा क्योंकि ये परसेंटेज में ज्यादा नहीं आता, ये आता है प्रॉफिट लॉस में आता है, ठीक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए सवाल नंबर 132 आपके सामने, ये सवाल जो है आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये CGL 2021 के मेंस के पेपर में आया है। एक ही क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट पे करवा रहा हूं, सवाल पढ़ो। बोला 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। उसके वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे साल में क्रम से 10%, A% और 20% की वृद्धि हुई। पहले साल सैलरी 10% बढ़ी, दूसरे साल 1% बढ़ी, तीसरे साल 20% बढ़ी। बोला रमन की प्रेजेंट सैलरी, यदि रमन की प्रेजेंट सैलरी 83,160 रुपए है तो ए का मान क्या है? रमन की प्रेजेंट सैलरी 83,160 रुपए है तो ए का मान क्या है? बिल्कुल बेसिक सवाल है। रमन की सैलरी पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 1% बढ़ी और तीसरे साल 20% बढ़ी। रमन की सैलरी इनिशियल वैल्यू है, रमन की सैलरी 3 साल पहले 45,000 की इनिशियल वैल्यू, और 3 साल बाद जो रमन की सैलरी हो गई वो 83,160 रुपए हो गई। ए का मान क्या है? हो जाएगा बेशक एकदम। आपको सर नेट चेंज तो दिया नहीं है, दिया तो है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो तो नेट चेंज होता है। पर पहले साल रमन की सैलरी कितनी बढ़ी? 10%, 10% का मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10, यानी कि रमन की सैलरी 10 से 11 होगी। दूसरे साल कितनी बढ़ी? 1%, मुझे नहीं पता दूसरे साल कितनी बढ़ी, मुझे नहीं पता। तो मैंने मान लिया कि माना दूसरे साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर x से y है, माना दूसरे साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर x से y है, दूसरे साल जो है रमन की सैलरी x से y हो गई। तीसरे साल 20% बढ़ी, 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5, 5 से 6। तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दी, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करने पर क्या आता है? हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, नेट चेंज। भाई इनिशियल वैल्यू कितनी है? रमन की सैलरी 45,000 थी इनिशियली शुरुआत में, और रमन की सैलरी 45,000 से बढ़ के 83,160 हो गई, 183,160 हो गई। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करने पर हमेशा शुरुआत की वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, वही हमने किया। इनिशियल वैल्यू 45,000, फाइनल वैल्यू 83,160। क्या आप यहां से सॉल्व नहीं कर सकते? कोई भी छोटा बच्चा इस चीज को कैलकुलेट कर लेगा, कोई भी छोटा आदमी। भाई यहां पे 0 से 0 तो कट ही जाएगा ना, 10 पंजे 50, 50 से 45 कितनी बार जाएगा? 90 बार जाएगा, 90 बार। अरे देखो 9 से तो जाने जाना है, 9 से तो जाने जाना है। 9 9 81, 2 1 9 2 18 और 9 4 36। 11 से भी जाना है बेटा, 11 8 88, 11 44। 6 से भी जाना है 84, 14 बार, 14 बार। तो क्या बच गया बेटा? ये y/x क्या आ गया? तो y/x आ गया जी 14/10। नीचे क्या बच गया? नीचे 10 बच गया, 9 से काटा ना, 14/10, 14/10 मतलब 7/5। तो y/x की वैल्यू 7/5 आ गई, यानी कि दूसरे साल रमन की जो सैलरी है वो 7/5 गुना होगी। दूसरे साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि दूसरे साल रमन की सैलरी 5 से 7 हुई। दूसरे साल रमन की सैलरी अगर 5 थी तो 5 से 7 हुई तो कितनी बढ़ गई? 5/2। 5/2 कितना होता है? 40%। तो सेकंड ईयर में सैलरी 40% बढ़ी है, तो ए का मान कितना है? 40। 40 सवाल का आंसर।
बच्चों क्या आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि आपको 10 सवाल करके समझाया जाए। देखो ना मुश्किल है ना इंपॉर्टेंट है, एक सवाल ही काफी है, एक एग्जांपल और समझने वाला बच्चा इतनी देर में सीख जाएगा। ये सब नहीं करते संदेश कुमार, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला करो, वेरी इजी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप बच्चों आपके सामने आएगा, अगला टाइप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप आपके सामने आएगा और इस टाइप पर बच्चे मैं आपको यहां पर 4 सवाल करवाऊंगा। इस टाइप पर मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा, 133, 134, 135, 136, 4 क्वेश्चंस मैं आपको इस टाइप पे करवाऊंगा। तो बच्चों मेरी बातों को सुनना गौर से, प्यार से, ढंग से। ये है एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन, 4 सवाल। ये इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों। ये देखो, ये जो कंसेप्ट है परसेंटेज से कहीं ज्यादा ये प्रॉफिट लॉस में और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। इस टाइप को वही बच्चा समझ पाएगा जो सक्सेसिव का बेसिक समझता हो कि सक्सेसिव काम कैसे करता है। सक्सेसिव का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, गुणा करते जाना, गुणा करते जाना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, ये सक्सेसिव का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे सवाल देखो, बोला है एक वस्तु का प्राइस 2 साल में घटकर 18,000 रुपए से 14,580 हो गया। तो आपसे पूछा है फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ आर्टिकल। वस्तु की कीमत हर साल कितने परसेंट घटती है? एक वस्तु का प्राइस 2 साल में 18,000 से 14,580 रुपए हो गया। तो पूछा हर साल वस्तु की कीमत कितने परसेंट घटती है? ये सवाल आपके सामने है। देखो, एक वस्तु का प्राइस 18,000 रुपए है। ये क्या बेटा? ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। एक वस्तु का प्राइस 18,000 रुपए है। वस्तु की कीमत हर साल कुछ घटती है मेरे प्यारे भाई, हर साल कुछ परसेंटेज घटती है। एक साल बाद वस्तु की कीमत घट के कुछ और कुछ हो गई होगी, मुझे नहीं पता कितनी हो गई होगी। फिर अगले साल वस्तु की कीमत दोबारा से घटी, अगले साल वस्तु की कीमत दोबारा पर उसी परसेंटेज से घटी, और एक 2 साल के बाद वस्तु की कीमत घटकर 14,580 रुपए होगी। 2 साल के बाद ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। तो आपसे पूछा वस्तु की कीमत हर साल कितने परसेंट कम हो रही है। ये पेपर में करना कुछ नहीं, तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, है ना, कि वस्तु कीमत पहले स्टार्टिंग में 18,000 थी, हर साल कुछ परसेंटेज घट जाती है। एक साल बाद कुछ घटी, फिर अगले साल बाद दोबारा उतने परसेंटेज घटी, 2 साल के बाद 14,580 हो गई। देखो मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा, एग्जांपल समझो। सारा का सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। मैं बात जानता हूं कि जैसे सपोज किसी वस्तु की कीमत 5% कम होती है, सपोज 5% होता है 1/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 19/20। अगर मुझे ये पता लग जाए कि हर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि हर साल वस्तु की कीमत कितने गुना हो रही है, हर साल वस्तु की कीमत कितने गुना हो रही है, अगर मुझे ये पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ध्यान सुनिएगा भाई, वस्तु शुरुआत में कितनी की है? 18,000 रुपए की। वस्तु शुरुआत में 18,000 रुपए की है, जबकि 2 साल के बाद 18,000 रुपए की वस्तु 2 साल के बाद 14,580 रुपए की हो जाती है। 18,000 की वस्तु 2 साल के बाद 14,580 रुपए की हो जाती है। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का। 2 साल में वस्तु की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो ये आ गया। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, 1 साल में वस्तु के प्राइस में कितना चेंज आया होगा? अंडर रूट। यही लॉजिक आपको समझना है बेटे, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। अगर आपको 2 साल की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो दिया है, 1 साल का निकालना है तो अंडर रूट लेंगे, 3 साल का दिया है 1 साल का निकालना है तो क्यूब रूट लेंगे, 4 साल का दिया है 1 साल का निकालना है तो 4 रूट लेंगे। ये वस्तु की कीमत 18,000 है, हर साल कुछ परसेंट घटती है, 2 साल बाद 14,580 होगी। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल में वस्तु की कीमत में परिवर्तन है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? इसका अंडर रूट आप बोलोगे आंसर 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, किससे कट रहा है? 18 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 18 8 144, 18 का 18 है। ये नीचे क्या बचेगा? 100, 100 का अंडर रूट 10, ऊपर क्या बचेगा? 81, 81 का अंडर रूट आ गया 9। ये मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 9/10, यानी कि हर साल वस्तु की कीमत 9/10 गुना हो जाती है। हर साल वस्तु की जो कीमत है वो 9/10 गुना हो जाती है। अगर आप इसका बेसिक समझो, अगर स्टार्टिंग में 18,000 थी, 18,000 का 9/10 गुना हुआ, 18,000 का 9/10 कितना होता है? 16,200, 18 में 162। फिर अगले साल दोबारा से 16,200 का 9/10 गुना हुआ। अगर आप 16,200 का 9/10 गुना करोगे तो 14,580 आएगा। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि हर साल वस्तु के प्राइस में परिवर्तन आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, हर साल वस्तु की जो कीमत है 9/10 गुना हो जाती है। अगर कीमत 9/10 गुना हो जाती है तो कीमत घट कितनी रही है वस्तु की? 1/10। हर साल वस्तु की कीमत कितनी घट रही है? 1/10। 9/10 गुना होने का मतलब वस्तु की कीमत 10 से 9 होगी तो कितनी कम होगी? 1/10। 1/10 मतलब 10%। तो 10% वस्तु की कीमत हर साल कम हो रही है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमने यहां पे अंडर रूट ही क्यों लिया? देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, कहानी कितने साल की है? 2 साल की। कहानी कितने साल की? 2 साल की। 2 साल में एक मशीन 18,000 रुपए की है, तो 18,000 रुपए से वस्तु 14,580 रुपए की होगी। बताओ हर साल कितने परसेंट कम हो रही है? हर साल वस्तु की कीमत कितने परसेंट कम हो रही है आपसे पूछा गया है। तो मैंने मान लिया कि माना 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर x बटे y है, माना 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर x बटे y है, अगले साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर से x बटे y है। क्या कुछ ना पता हो तो क्या मान लेते हैं? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर x बटे y है, अगले साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर x बटे y है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? गुणा। तो बेटे क्या है? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा होगी। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, 1 साल का निकालना है तो क्या होगा? अंडर रूट होगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। अब आया लॉजिक समझ में? इसलिए अपन लोग अंडर रूट करते हैं। इसका अंडर रूट क्या आएगा? 9/10। ये क्या आया? ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि हर साल वस्तु कीमत पहले से 9/10 गुना हो जा रही है। 9/10 गुना होने के बाद हर साल 1/10 कम हो रही है, 10%। तो पेपर में ये कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर का सॉल्यूशन केवल इतना सा है, ये सॉल्यूशन है केवल पेपर का, बस। ये भी संदेश कुमार, ये भी बेस्ट तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है करने का, पर आसान डाटा पे ही लगता है। ठीक है ना? चलिए एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, ऐसा ही है ना, थोड़ा बहुत डाउट एकदम खत्म हो जाएगा डाउट। सवाल लेंगे आपके सामने 134 सवाल पर से लेंगे एसएससी जीडी के पेपर का। बोला है एप्पल लैपटॉप का प्राइस 3 साल में घटकर 1,33,000
रुपए हो गया, 72,900 रुपए हो गया। तो आपसे पूछा है मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। पांडा ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हर साल लैपटॉप का प्राइस कितने परसेंट कम हो रहा है। एप्पल लैपटॉप का प्राइस कितना है? एप्पल लैपटॉप का प्राइस है 1,33,100 रुपए। ये एप्पल लैपटॉप का प्राइस है इनिशियली। लैपटॉप का प्राइस हर साल कुछ परसेंट कम होता है। ईयरली रेट देखो, जब भी कोई वस्तु खरीदते हो तो उस वस्तु की कीमत हर साल कुछ परसेंट कम हो जाती है, यानी कि हर साल किसी ना किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती है। समझ में आई बात? आप बोलोगे आंसर। इस हिसाब से अगर अभी एक लैपटॉप 1,33,100 रुपए का है तो 3 साल के बाद लैपटॉप की कीमत 72,900 रुपए हो जाती है। तो आप बताओ लैपटॉप का प्राइस हर साल कितने परसेंट कम हो रहा है? ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? ये इनिशियल वैल्यू और 3 साल बाद की वैल्यू का रेशियो है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल में लैपटॉप के प्राइस में इतना चेंज हुआ 3 साल में, तो हर साल लैपटॉप के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 1 साल का निकालना है तो इसका क्यूब रूट करेंगे। इसका क्यूब रूट करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। 1331 का क्यूब रूट 11, 729 का क्यूब रूट 9 और एक क्यूब रूट निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि लैपटॉप का प्राइस हर 1 साल में 11 से 9 हो जाएगा। 11 से 9 हो जाएगा, यानी कि हर साल लैपटॉप का प्राइस कितना घट जाएगा? 11 से 2 कम हो जाएगा। 11 से 9 हो गया तो कितना कम हो गया? 11 से 2 कम हो गया। 2/11 होता है 18.18%, 18.18%। ठीक है ना? अगर इसके डीप में जाए तो डीप में ये हुआ है कि लैपटॉप का प्राइस था 1,33,100 रुपए, 3 साल के बाद 72,900 हो गया। ये मैंने क्या चीज निकाली है? 9/11। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि हर एक साल में लैपटॉप के प्राइस की कीमत 9/11 गुना हो जाती है। 9/11 की 3 बार गुना हुई है। 9/11 की 3 बार गुना करने पर ये आया बेटा, है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू इन दोनों का जब मैं रेशियो लूंगा तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। मुझे तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है 1 ईयर का, तो 1 ईयर का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट पे 3 बार गुना करने पर, 3 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुना करने पर ये रेशियो आया है। तो एक बार का क्या होगा? क्यूब रूट। बात ही समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। सर ईयरली डेप्रिसिएशन अलग भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, ये जो सवाल है ना, इसमें कहीं नहीं बोला कि हर साल अलग है, सेम बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया, तो हर साल सेम मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल। कुछ बच्चे केवल रट लेते हैं कि भाई हां ऐसा सवाल आया तो क्यूब रूट लेंगे। मैंने देखा है कि बच्चे कैसे याद रखते हैं, टीचर कैसे पढ़ाते हैं। बेटा ये रखा है, ये सवाल रखा है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता होता उनको। आप उसके पीछे का कारण भी समझो कि ऐसा होता क्या है। नहीं सचिन, सवाल C 2023 का बोला है 3 साल में वॉशिंग मशीन का प्राइस 4,960 से घटकर 21,970 हो गया। आपसे पूछा ईयरली रेट डेप्रिसिएशन क्या है? भाई 3 साल में एक वॉशिंग मशीन का प्राइस था 40,960। वॉशिंग मशीन बहुत महंगी है, 40,960 रुपए की। 3 साल में 40,960 की वॉशिंग मशीन की कीमत 21,970 रुपए होगी। 40,960 की वॉशिंग मशीन 3 साल में 21,970 रुपए की हो गई। तो बताओ ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब रूट। और ये हमेशा परफेक्ट कैलकुलेशन होगी, हमेशा परफेक्ट कैलकुलेशन होगी। 0 से 0 जाएगा। देखो 4,096 का क्यूब रूट क्या आएगा? 16। 2197 का क्यूब रूट 13 आ गया। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि हर साल वॉशिंग मशीन की कीमत 13/16 गुना हो जाती है। अगर हर साल कीमत 13/16 गुना हो रही है तो कीमत हर साल 16 से 3 कम हो जाती है। 1/16 क्या होता है? 6.25%। 3/16 क्या आएगा? 6.25% का 3 गुना, 18.75% मशीन की कीमत हर साल कम हो रही है। सभी को बच्चे बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, यहां पर लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ऐसा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 136 से बताओ। ये बताइए, तो दोनों ही तरीके पढ़ा दूंगा। सारे सवाल दोनों तरीकों से हो सकते थे। ये देखिए उल्टा क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला गया? सवाल बोला गया एक कंपनी की इनकम हर साल x% बढ़ती है। एक कंपनी की इनकम हर साल x% बढ़ती है। बोला यदि साल 2019 में इसकी इनकम 31,25,000 थी और साल 2017 में इनकम 20 लाख थी तो x का मान क्या होगा? हर साल कितनी % इनकम बढ़ रही है? देखो साल 2017 और साल 2019 में 2 साल का गैप है। पहला है बेसिक तरीका। साल 2017 में एक कंपनी की कीमत 20 लाख थी, 20 लाख। साल 2019 में 2 साल के बाद कंपनी की कीमत 31,25,000 हो गई। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ऐसा क्यों हो कि हर साल कीमत x% बढ़ रही है? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का क्या आएगा? इसका अंडर रूट। 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा। फिर किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 125 से। देखो 125 आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 125 गुणा 8 1000 होता है, तो 2125 से 16 बार जाएगा। 125 से 3000 जाएगा 24 बार। 125 से कम 125 जाएगा 25 बार। 125 से काटा मैंने 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 हो गया। यानी कि हर साल कंपनी की इनकम 5/4 गुना हो रही है। अगर हर साल कंपनी की कीमत 5/4 गुना हो रही है तो कीमत कंपनी की इनकम बढ़ कितनी रही है? 1/4, 4 से 1 बढ़ रही है, 1/4 यानी कि 25% आ जाएगा इससे। दूसरा ये तो हो गया पूरा सॉल्व। दूसरा तरीका इस सवाल का मेरे दोस्तों एप्रोक्सीमेशन मेथड, हवा में सॉल्व करना। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां? बताओ। इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कितनी दूर दूर हैं। इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। जब ऑप्शंस दूर दूर हैं तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत क्या है? एक बात बताओ, एक कंपनी की इनकम साल 2017 में 20 लाख थी और साल 2019 में 31,25,000 हो गई। 20 लाख से 31,25,000 हो गई। तो आप मुझे बताओ 2 साल में कितनी बढ़ी कंपनी की इनकम? कितनी बढ़ी? 20 लाख से 31 लाख हो जाना। देखो अगर 20 लाख से 30 लाख भी होगी ना, अगर 20 लाख को 10 लाख में बढ़ाओगे ना तो भी 50% बढ़ जाएगी। ये तो फिर भी 10 लाख से ज्यादा बढ़ी है, यानी कि 2 साल में 50% से ज्यादा की इनकम बढ़ गई। 50% से ज्यादा बढ़ गई 2 साल में। बोलो हाँ कि ना? 2 साल में जो टोटल है वो 50% से ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं 20-20 का 2 बार सक्सेस भी करूंगा,
अगर मैं 20 और 20 का 2 बार सक्सेसिव बढ़ाऊं तो 44% होता है। 20 और 20 का 2 बार सक्सेसिव बढ़ाऊं, अगर हर महीने मान लिया कि हर साल 20% भी बढ़ाऊं तो 2 साल में 20 और 20 करके 44% ही बढ़ेगी। यानी कि ना 20 आंसर हो सकता है ना 20 से छोटे आंसर हो सकते हैं। ये अकेला ही ऐसा ऑप्शन है 25 जिसका 2 बार सक्सेसिव करने पर 50% से ज्यादा आएगा। ये अकेला ही 25 ऐसा ऑप्शन है जिसको 2 बार सक्सेसिव करने पर मेरे प्यारे भाई 50% से ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 50 25 प्लस 25 50 प्लस 6.5 56.25% एक ही ऑप्शन में आएगा। यही आंसर हो सकता है। ये तरीका तब लगाना जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर हो और डाटा बहुत आसान हो। ये तरीका तो कभी फेल ही नहीं होगा चाहे कैसा भी सवाल हो। बात आई समझ में? मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आई है। इसी के साथ ये टाइप भी समाप्त होता है, ये टाइप भी खत्म होता है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, अगला टाइप 138 और 139। अगला टाइप 138 और 139 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप आपके सामने है, स्क्रीन पर बनाएं। अगला टाइप देखो, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई स्क्रीन पर, है ना। इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा। 2 सवाल करूंगा। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी भी क्वेश्चन में हम परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज से बढ़ाते बढ़ाते अचानक बीच में रुपये घुस जाएं, अगर परसेंटेज से हम किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं और अचानक बीच में रुपया घुस जाए, एक्सेक्ट वैल्यू आ जाए, तो ऐसे सवालों में ये मेथड लगाएंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स मेथड। क्या बोलते हैं? रिवर्स मेथड। ऐसे सवालों को हमको उल्टा सॉल्व करना पड़ता है। रिवर्स मेथड। पहले सवाल समझिएगा कहां लगेगा। किसी भी सवाल में जब हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज करते करते अचानक बीच में रुपया या एक्सेक्ट वैल्यू आ जाए, ऐसे सवालों में रिवर्स मेथड लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एग्जांपल से ही समझा जाएगी बात। देखो, एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिला, प्रमोशन के कारण सैलरी 26.3% बढ़ गई। ये पहला एक्शन हुआ, पहला एक्शन कि भाई एक गुजराती कर्मचारी है रामू, उसको प्रमोशन मिला, प्रमोशन से रामू की सैलरी 26.3% बढ़ गई। दूसरा एक्शन, लेकिन रामू जो है छुट्टी बहुत मारता है, काम पे आता नहीं रामू ढिलाई बहुत करता है काम करने में, इसकी वजह से उसकी सैलरी 2550 रुपए कम कर दी। दूसरा एक्शन है, पहले 26.3% बढ़ाया, फिर सैलरी 2550 रुपए कम कर दी। दूसरा एक्शन, पहले परसेंटेज चेंज दिया, फिर रुपया में चेंज दिया। तीसरी बात, रामू को एक प्रोजेक्ट के चलते दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली महंगा शहर है, इसलिए उसकी सैलरी फिर से 12.5% बढ़ गई। रामू को दिल्ली भेजा गया, दिल्ली में उसकी सैलरी फिर से 12.5% बढ़ गई। बोला है अब उसकी सैलरी 15,300 रुपए है। रामू की सैलरी अब 15,300 रुपए है। तो पूछा है रामू की इनिशियल सैलरी क्या है। यानी कि सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी गई है और सवाल में इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। सभी को समझ में आया? तो इस सवाल में मेनली 3 एक्शन हो रहे हैं। 3 एक्शन, पहले रामू की सैलरी को 26.3% बढ़ाया गया, फिर 2550 रुपए कम किया गया, फिर दोबारा 12.5% बढ़ाया गया, लेकिन परसेंटेज के बीच में रुपया घुस रहा है। तो ऐसे सवालों को उल्टा सॉल्व करेंगे। आपको फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछिए, कैसे करेंगे सुनना। रामू की सैलरी 26.3% बढ़ी। 26.3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 26.3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/15। भाई 20% 1/5, 6/3% 1/15, 1/5 में 1/15 जोड़ूंगा तो 4/15। रामू की सैलरी 4/15 बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि अगर रामू की सैलरी पहले 15 थी तो 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई। पहली लाइन, रामू की सैलरी अगर 15 थी, अगर रामू की सैलरी मेरे दोस्त 15 थी तो 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई रामू की। पहली लाइन ये है, रामू की सैलरी अगर 15 थी तो 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई। पहला एक्शन है, पहले 15 यूनिट थी फिर 19 यूनिट हो गई।
फिर रामू छुट्टी मारता है, उसकी सैलरी को 2550 रुपए कम कर दिया गया। दूसरे एक्शन, हर एक्शन के बाद लाइन खींच दो। अब रामू की सैलरी 2550 रुपए कम कर देगी, 2550 रुपए कम कर देगी। पहले सैलरी को 15 से 19 यूनिट बढ़ाया गया, फिर 2550 रुपए कम कर दिया गया, 19 यूनिट से 2550 रुपए कम कर दिया गया। फिर रामू का हो गया दिल्ली ट्रांसफर, दिल्ली पहुंचते ही उसकी सैलरी फिर से 12.5% बढ़ाएगी। 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 का मतलब सैलरी अगर 8 है तो 8 से बढ़ के 9 हो गई, 8 से बढ़ के 9 होगी। तीनों एक्शन है, तीनों एक्शन लगातार किए जा रहे हैं। बोला है अब उसकी करंट सैलरी 15,300 है, रामू की फाइनल सैलरी 15,300 है, रामू की फाइनल सैलरी 15,300 रुपए है। तो बताओ इनिशियल सैलरी रामू जी की कितनी थी, ये पूछा गया। पहले रामू की सैलरी को 4/15 बढ़ाया गया। अगर सैलरी पहले 15 यूनिट थी तो 15 यूनिट से 19 यूनिट हो गई, फिर 19 यूनिट से 2550 रुपए कम किया गया। अब सैलरी को फिर से 12.5% बढ़ा गया, यानी 12.5% सैलरी अगर 8 है तो 8 से बढ़ के 9 हो गई। फाइनल सैलरी 15,300 रुपए दी है। सवाल का नाम रिवर्स मेथड ये है कि उल्टा आपको सॉल्व करते हुए लाना है पीछे तक। अगर 9 की वैल्यू 15,300 रुपए 1700 गुना, तो आप मुझे बताओ कि 8 की वैल्यू कितनी होगी। तो 8 की वैल्यू भी 1700 गुना होगी, 17,136, 13,600 रुपए। यानी कि दिल्ली जाने से पहले सैलरी 13,600 होगी, 13,600 को 12.5% बढ़ाया तब जाके 15,300 हुई। आप बताओ रामू की सैलरी यहां कितनी रही होगी, आप मुझे बताओ, बताओ दिमाग लगाना। रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। 2550 रुपए सैलरी घटाने के बाद 13,600 है। तो यहां रामू की सैलरी कितनी रही होगी? 13,600 रुपए से 2550 रुपए ज्यादा रही होगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 50, 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 13, अब 13,600 है। तो यहां रामू की सैलरी कितनी रही होगी? 13,600 रुपए से 2550 रुपए ज्यादा रही होगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 50, 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 13, 14, 2, 16, 16,150 रुपए रही होगी। पर रामू की सैलरी 16,150 रुपए रही होगी कि नहीं? 16,150 को 2550 रुपए कम करोगे तभी तो सैलरी 13,600 बनेगी। रामू की सैलरी को 16,150 से 2550 रुपए कम करोगे तभी तो 13,600 होगी। पर 13,600 को 12.5% बढ़ाओगे तब जाके 15,300 बन जाएगी फाइनल सैलरी। यानी कि रामू की यहां जो सैलरी है 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा रही होगी, 16,150। आप गलत कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 आई है। तो पहले तो सैलरी 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा रही होगी ना, जोड़ देंगे 16,150 रुपए, यानी कि 19 यूनिट के लिए 16,150 रुपए कितने गुना? तो आप कहोगे सर जी 19 8 152 बचेगा 9, 19 5 95, 850 गुना। तो रामू की इनिशियल सैलरी कितनी होगी? 15 यूनिट, इसकी वैल्यू भी 850 गुना होगी। बताओ कितना आएगा? 15 8 120, 12,000, 15 5 75, 12,750 रुपए। तो 12,750 रुपए मेरे प्यारे दोस्तों रामू जी की इनिशियल सैलरी है। और यही सवाल का आंसर भी है, ए ऑप्शन यहां से करेक्ट। मेरे को लगता है कि आप यहां पर बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए हैं सब। थोड़ा सा लेंदी है, एक ही लाइन में सवाल हो जाएगा। सवाल आपको उल्टा शुरू करना है और पीछे की तरफ धकेलते हुए ले जाना है ना। परसेंटेज की बात करते करते बीच में रुपये घुसा दी। एक सवाल मैं आपसे और करवाता हूं ऐसा ही, एक सवाल हम आपको और करवाते हैं ऐसा ही। बताइए 139 बताओ। बहुत सवाल में दिया है 9 की वैल्यू दी है तो 15 की वैल्यू डायरेक्ट क्यों निकाल सकते? ये रेशियो और ये रेशियो आपस में कनेक्ट नहीं है। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। जब तक दो रेशियो में कनेक्शन ना हो, इन दोनों में कनेक्शन बनना है इस वैल्यू के थ्रू। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे नहीं कर सकते ये दिया तो ये निकाल लो। दो रेशियो में तभी कैलकुलेशन होती है जब उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। देखिए एक और सवाल ऐसा, ये सवाल बैंकिंग के पेपर का है, बैंकिंग के पेपर का। एसएससी में टाइप नहीं आया है आज तक, बैंकिंग के पेपर में ही आया। एक सवाल आया है एसएससी में, वो भी प्रॉफिट लॉस में, है ना। तो फिर मैं आपको दो सवाल करवा रहा हूं। मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, टीम में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो आप ये मत समझो कि ये कहानी आपने पढ़ी और खत्म हो गई है कि ना। ये कहानी जो है आपके बेटे, जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, तो ये सवाल दोबारा से आएंगे, यही कंसेप्ट दोबारा लगेंगे। इसलिए आप परसेंटेज नहीं पढ़ रहे, आप तो बेटा आगे का मैथ पढ़ रहे हो, बेसिक तैयार हो रहा है आपका। बोला किसी शहर की जनसंख्या पहले साल और दूसरे साल 41 सही 2/3% और 92,000 बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे साल 10% घट जाती है। और अब शहर की जनसंख्या लाइन इंपॉर्टेंट है। अब शहर की पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन का 3 गुना हो चुकी है। शहर की पॉपुलेशन इनिशियल का 3 गुना हो चुकी है। बोला पहले साल के दौरान पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 41 सही 2/3% बताओ। आप जानते हैं 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, 8:1/3% 1/12, ये 5 गुना है। 8 × 40 5 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 5/12, 5/12 आ गई। आप बोलोगे आंसर। अब सुनो, एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल बढ़ी, पॉपुलेशन पहले साल 5/12 बढ़ी। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन अगर पहले 12 थी, अगर पॉपुलेशन पहले 12 थी तो 12 से 5 बढ़ के 17 हो गई। ये पहला एक्शन हुआ। दूसरा एक्शन, दूसरे साल पॉपुलेशन 92,000 बढ़ी है, 92,000 बढ़ी है, 92,000। तीसरा एक्शन, तीसरे साल पॉपुलेशन 10% घट जाती है। 10% कितना होता है? 1/10, 1/10 घट जाती है, यानी कि पॉपुलेशन होगी 10 से 9, 10 से 9। बोला अब शहर की जनसंख्या इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना हो गई। अब शहर की जनसंख्या इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना हो गई। देखो इनिशियल जनसंख्या कितनी थी? 12। शहर की इनिशियल जनसंख्या कितनी थी? 12 यूनिट। अब शहर की जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 9 यूनिट। क्या 12 का 3 गुना होता है 9? नहीं भाई, सवाल में बोला है कि अब शहर की जनसंख्या, नाउ पॉपुलेशन बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन शुरुआत का 3 गुना हो गई। भाई शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी? 12। 12 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्त? 36। यानी कि अब शहर की पॉपुलेशन 36 हो गई, 36। लेकिन ये तो 9 है, ये तो 9 है, 36 तो नहीं है। तो बेटा 9 को 36 बनाना पड़ेगा। अगर 36 बनाना है तो इस पूरे रेशियो को ऐसा नहीं सोच सकते कि इसमें कर देंगे, पूरे रेशियो को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता कभी। इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दो, 4 2 40, रेशियो 4 नाम 36। अरे 10 रेशियो 9 लिखो, 10 रेशियो 9 लिखो, 40 रेशियो 36 लिखो। बात तो एक ही है। अब सवाल की कंडीशन सत्य हुई है कि अगर पहले इनिशियल पॉपुलेशन 12 थी तो 12 से 3 गुना होकर 36 हो गई। फाइनल पॉपुलेशन जो इनिशियल 12 का 3 गुना होगी 36। बोला पहले साल पॉपुलेशन कितना बढ़ी? आप बताओ।
पहले इनिशियल पॉपुलेशन 12 थी, 12 से 17 यूनिट हुई, 12 से कितना हुई 17 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर, पर 17 यूनिट को 92,000, अब ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट कर दिए। मैंने ये दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट कर दिया, बोला गया ना 12 का 3 गुना होना चाहिए 36, ये रेशियो आपस में संबंधित है। पहले शुरुआत में पॉपुलेशन 12 थी, 12 से 17 यूनिट बढ़ गई, 17 यूनिट को 92,000 बढ़ाने के बाद 40 यूनिट हो गई, 17 यूनिट को 92,000 बढ़ाने के बाद 40 यूनिट हुई है। 17 यूनिट से 40 यूनिट हुई तो बढ़ी कितनी 23 यूनिट। 23 यूनिट पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है? 92,000 बढ़ने की वजह से सेकंड ईयर में 92,000 इंक्रीज होने की वजह से सेकंड ईयर में पॉपुलेशन 92,000 बढ़ी। पहले 12 यूनिट से 17 यूनिट हुआ, 17 यूनिट को 92,000 बढ़ाने के बाद 40 यूनिट होगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 17 से 40 यूनिट हुई, 23 यूनिट बढ़ी। क्यों बढ़ी? 92,000 बढ़ने की वजह से। 23 की वैल्यू 92,000 है, कितने गुना? 4,000 गुना, 4,000 टाइम्स। तो आपसे पूछा है पहले साल के दौरान जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो पहले साल के दौरान जनसंख्या बढ़ी है 12 से 17 5 यूनिट, 12 से 17 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 1 की वैल्यू 4,000 है तो 5 की वैल्यू 20,000 और 20,000 ही सवाल का आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन यहां पे एकदम करेक्ट है। बेहतरीन सवाल, गजब का क्वेश्चन। ठीक है ना? है कि नहीं बच्चों मजेदार? फिर से रिपीट करके देखिएगा एक बार। देखो एक बार में कोपड़े में घुस जाए, इतने समझदार नहीं हो आप। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इस कांसेप्ट पे करवाए, ठीक है ना? रिपीट करके देखिएगा, ना हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। अब लास्ट टाइप आपके सामने, इस सीट का सबसे आखिरी और लास्ट टाइप, सबसे आखिरी और लास्ट टाइप मेरे प्यारे बच्चे। सवाल नंबर है 140। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। देखो दोस्तों, पिछली सीट में मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए थे रेशियो से। एक्चुअली में वो सवाल मेरे दोस्तों सक्सीव के कॉन्सेप्ट से भी हो सकते हैं। मैंने बताया कि जहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा वहां सक्सीव लगेगा। जैसे सवाल नंबर 140 देखो, आखिरी टाइप है आज की क्लास का, बोला है द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 36%। एक वस्तु का प्राइस 36% बढ़ जाता है एंड द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय 30%। और वस्तु की जो खरीदी की मात्रा है, जो वस्तु की खपत है, क्वांटिटी जो खरीद रहे हैं, वो 30% कम हो जाती है। तो आपसे पूछा है व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंट ऑन कमोडिटी। वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो सभी बच्चे जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। इस सवाल में देखो वस्तु की जो कीमत है वो 36% बढ़ जाती है, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है, जबकि वस्तु की जो खरीद है, वस्तु की जो खरीद है वो 30% कम हो जाती है। तो बोले वस्तु पर होने वाले खर्च में कितने परसेंट की कमी होगी? पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको एक्सपेंडिचर में चेंज निकालना है तो प्राइस के रेशियो की और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दो। ये तरीका मैं पढ़ा चुका हूं, प्राइस के रेशियो और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दो। लेकिन बिना रेशियो की तो भी सवाल हो जाएगा फॉर्मूला से। बीच में क्या आ रहा है? बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, और जहां मल्टीप्लाई आता है वहां क्या लगता है? सक्सीव। 36% बढ़ाया फिर 30% घटाया, तो एक्सपेंडिचर खर्चे में कितना चेंज आएगा? 36 और -30 का सक्सीव, जो कि फॉर्मूले से जल्दी निकलेगा। 36 - 30 -36 गुणा 30 बटा 100 कितना आएगा बेटे? 36 - 30 आ गया 6, और 36 गुणा 30 1080 बटे 100 10.8। अब 6 में से 10.8 घटाओगे तो कितना आएगा? 4.8% डिक्रीज आएगा। फाइनल आंसर माइनस आ रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा। कितना माइनस आ रहा है? 4.8% डिक्रीज हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर। अरे बेटे अभय कुमार अग्रवाल जी, 36 में से 30 नहीं घटाना, 36 और -30 में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कैसी भैकी भैकी बातें कर रहे हो आप? है भी अग्रवाल जी, अग्रवाला है भाई, ऐसी बात ना करो भैया। आगे एक और सवाल बच्चों ऐसा ही, बताएं एक और क्वेश्चन ऐसा ही फटाफट सॉल्व करेंगे। बोले चावल की प्रति किलोग्राम कीमत 18% की वृद्धि कर देगी। चावल का प्राइस 18% बढ़ गया और खरीदे गए चावल की मात्रा में 22% की कमी हो गई। चावल पर खर्च वाली राशि कितने परसेंट परिवर्तन हुआ? आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। सवाल बोला कि चावल का प्राइस जो है, चावल का जो प्राइस है 18% बढ़ गया और चावल की जो खरीद की मात्रा है, चावल की जो खरीद है 22% कम हो गई। तो बताओ चावल पे खर्च होने वाली राशि में कितना चेंज आएगा? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 18 और -22 का सक्सेस में पढ़ा चुका हूं, बेसिक जाके पढ़ो। बेसिक मैंने बताया था ये 18 -22 का सक्सेस दिमाग में कर सकते हैं। 18 - 22 - का 4 और -18 गुणा 22 कितना आएगा? 360 और 36, 396 बटे 100 3.96। तो ये आएगा माइनस का 7.96, -7.96 आएगा तो 7.96% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी के साथ मेरे दोस्तों चलो एक और आप मुझे करके बताएंगे यहां पर लास्ट। ये बताओ एक और करके बताएं जल्दी से, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके बताएं आप लास्ट, फटाफट बताओ।